हम लोग हमारी क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है, भूगोल, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है इसका नाम समझते हैं। और देखो, डेवलपमेंट आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, डेवलपमेंट चैप्टर। और संसाधन, रिसोर्स, रिसोर्स क्या है भाई? देखो, जो भी चीज आपके इस्तेमाल में हो सकती है वो रिसोर्स है। मैं आपको ये पेन दे दूं, मैं कल लो बेटा पेपर में लिख लेना, आपके किसी काम का नहीं है। क्यों? ये चलेगा ही नहीं कॉपियों में, ये सिर्फ यहीं पे चलेगा। तो ये आपके लिए रिसोर्स नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो भाई 1500 रुपए का पेन है, रिसोर्स बहुत बड़ा हो गया। लेकिन आपके लिए वो पेन बोलो लो भैया इससे लिख लो, या खो गया तो ये खराब हो गया तो मैं कहूंगा मेरे लिए वो रिसोर्स नहीं है। तो जो भी चीज आपके लिए इस्तेमाल हो सकती है वो रिसोर्स है। पानी, हवा, कोई भी सोना चांदी कोयला, जो भी खदानों से तेल, एलपीजी, सीएनजी जो भी निकल रहा है, पेट्रोलियम, गैस, कोल, दीज ऑल आर रिसोर्सेज फॉर यू। एंड इस रिसोर्स का डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? क्या संसाधन का डेवलपमेंट से लेना देना होगा? ऑब्वियसली। अगर आप संसाधन का इस्तेमाल, भाई अब मान लो कोयला ही नहीं होता तो पहले के टाइम पे ट्रेनें कैसे चलती, या आज के टाइम पे पेट्रोलियम नहीं होगा तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? तो डेवलपमेंट भी तभी होता है व्हेन यू हैव रिसोर्स। इफ यू डोंट हैव रिसोर्स, यू कैन नॉट यूटिलाइज इट टू मेक अ बेटर डेवलपमेंट फॉर योर कंट्री, फॉर योर सेल्फ। तो आपको डेवलपमेंट करनी है, विकास करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन रिसोर्स। तो हम रिसोर्स समझेंगे, डेवलपमेंट समझेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। तो मेन मेन टॉपिक्स जिस पे हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम रिसोर्स समझेंगे, कैसे रिसोर्स को। अब देखो एक चीज समझो भाई, सिंपल सी बात है, आप अपने रिसोर्स को डेवलप नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, उस संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है ना? फिर आप एक टॉपिक पढ़ोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हो, आप दोबारा आ जाएगा, ये इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इससे प्रीवियस ईयर क्या, इस साल क्वेश्चन भी मिल जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। दूसरा, कि जब हम संसाधन देख रहे हैं, अच्छा संसाधन हमारे पास लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? आप खुद बताओ। आपको इतना तो समझ में आता होगा कि संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं और आबादी भर भर के है, तभी तो हम प्लानिंग करेंगे इंडिया में क्या प्लानिंग करें, है ना? अब रिसोर्स बहुत सारे तरीके के हैं। क्या जमीन एक रिसोर्स नहीं है क्या? ऑब्वियसली जमीन एक रिसोर्स है। तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसका लैंड को यूज करने का पैटर्न कैसा है इंडिया में, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है ना? और लैंड डिग्रेड हो रही है और उसको कैसे बचाएं। फिर सॉइल के ऊपर बात करेंगे, सॉइल भी एक रिसोर्स है, सॉइल के ऊपर भी बातें चलेंगी। तो लैंड और सॉइल के ऊपर चीजें हमारी चलेंगी, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स कोई भी चीज जो आपके लिए यूजफुल है, जिससे आप अपनी चाहते अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, वो सब आपके लिए रिसोर्स है। क्या आपको समझ में आया? संसाधन क्या है? वह सभी चीजें जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके, है ना, जिसका आप फायदा उठा सको, जो आपके लिए इस्तेमाल करने वाली चीजें हो। ठीक है ना? जैसे कि टेक्नोलॉजी, मतलब वी कैन यूज इट विद आवर करंट टूल्स। भाई अब कोई संसाधन है और मेरे पास कोई यंत्र है, तो मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊं तो ही वो मेरे लिए रिसोर्स है ना। अब ये आपके लिए रिसोर्स क्यों नहीं? समझाया ना मैंने क्यों रिसोर्स नहीं है, है ना? इकोनॉमी फिजिबल हो, मतलब आप उसको अफोर्ड भी कर सको, है ना भाई? उसको वो संसाधन तब है जब आप उसको अफोर्ड कर सको। अगर आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज नॉट अ संसाधन फॉर यू। ठीक है ना? और करंट कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब लोग एग्री भी करें उसे आपके समाज में इस्तेमाल करने के लिए। भाई मान लो कोई एक ऐसी चीज हो जो समाज में लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, नहीं ये संसाधन नहीं बन सकती, तो वो नहीं होगी संसाधन। ठीक है ना? तो सिंपल मतलब क्या है, कोई भी चीज जो हमारे लिए इस्तेमाल कर सके हम उस चीज का, वो संसाधन है। अब संसाधन बड़ी सिंपल सी चीज है। एक होता है ऐसा संसाधन जो आपको प्रकृति, नेचुरल प्रकृति से मिला है, और एक आप खुद भी संसाधन हो। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते तो हो ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, मतलब भाई तुम लोग हो, तुम लोग अच्छा पढ़ोगे लिखोगे, देश डेवलप होगा, आप कमाओगे, अपने घर वालों को अपने देश को खुश करोगे, आप संसाधन हो, है ना? जैसे कोई देश की बात की जाए, अगर वो डेवलप होना चाहता है तो वहां पर क्या संसाधन पाए जाते हैं, और वहां के लोग कितना ज्यादा विकसित हैं, अपने आप को कितना मेंटली, हेल्थ वाइज, स्किल्स वाइज, एजुकेशन वाइज अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, तो
तो ये दोनों संसाधन होते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन दो तरीके के हैं, ऐसे संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको फिर दोबारा इस्तेमाल कर ले। लेकिन नॉन रिन्यूएबल ऐसे संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल ही नहीं किए जा सके, एक बार इस्तेमाल करा खत्म उड़ गए, समझ रहे हो। अच्छा, रिन्यूएबल में भी दो चीज आएंगी, एक होगा कंटिन्यूअस फ्लो, जैसे हवा पानी इस्तेमाल करा फिर दोबारा ही पानी इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसे ही एक होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जिसको आप थोड़ा सा वही है ना, याद है वाइल्ड लाइफ में या नेचुरली, जैसे नाइट्रोजन हो गया, उसको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। और नॉन रिन्यूएबल में कुछ चीजें हो सकती हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है, और नॉन नॉन रिसाइकलेबल मतलब वो रिसाइकल भी नहीं हो सकती। सब पे एक एक करके बात करेंगे अगर चीजें आएंगी तो। और इंसान जो संसाधन है वो दो तरीके का है, एक संस्था जो इंसान ने बनाई वो संसाधन, और एक वो खुद भी एक तरीके से संसाधन, जिसपे हम अच्छे से आगे जाके बात करेंगे। अच्छा देखो, हम संसाधन को पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने प्रकार के हैं, ये तो एक चार्ट देके आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन हम बात करेंगे संसाधन की ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है ना, कहां से वो आ रहा है, किस ओरिजिन से वो बिलोंग करता है। तो संसाधन ओरिजिन बेस पे आप बात करोगे तो दो तरीके का है, बायोटिक संसाधन, अबायोटिक संसाधन, ठीक है ना। बायोटिक अबायोटिक मतलब जैव अजैव इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है ना। रिसोर्स ऐसा संसाधन जो आपको जीव जंतुओं से मिले, जैसे एनिमल प्लांट ह्यूमन जंगल इनसे मिले, या ऐसा संसाधन जो आपको जैसे अजीव तरीके से मिले, जैसे पत्थर पहाड़ मिनरल हवा, ये सारी चीज। तो ये क्या है, ओरिजिन, कहां से आ रहा है संसाधन, जीवित जीवित लोगों से मिल रहा है संसाधन या अजीवित लोगों से मिल रहा है संसाधन, कोई दिक्कत है। लेकिन अब संसाधन आएगा एग्जॉस्टिबिलिटी, थकावट के रूप में, मतलब ऐसा संसाधन जिसको इस्तेमाल करा थक गया, अब वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। और एक ऐसा संसाधन जिसको इस्तेमाल करा वो थका ही नहीं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू मतलब फिर से दोबारा नया बन जाए। तो रिन्यूएबल संसाधन जिसे रिप्लेनिशेबल भी कहते हैं, ऐसे संसाधन जिसका इस्तेमाल करा अब फिर दोबारा उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना, रीजनरेट कर लो, जैसे सोलर एनर्जी है ना, जैसे सोलर सिस्टम, सूर्य ऊर्जा है ना, इस तरीके से। या फिर कौन सी एनर्जी, क्या कहते हैं, विंड एनर्जी, या फिर पानी या जंगल, अगर आप केयरफुली यूज करो तो ये रिन्यूएबल है। लेकिन फिर आता है नॉन रिन्यूएबल, ऐसे संसाधन जो बहुत ही कम मात्रा में है, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में और वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनरल, ये एक बार इस्तेमाल करोगे खत्म, एनवायरमेंट को नुकसान भी देते हैं ये, और उसके साइड बाय साइड ये रिन्यू भी नहीं होते दोबारा। तो पहला संसाधन का प्रकार ओरिजिन कहां से आ रहा है, दूसरा उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तीसरा मालिकता के आधार पर, मतलब ऐसे संसाधन जिनका मालिकाना अधिकार हो। तो कुछ होते हैं इंडिविजुअल संसाधन, भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, यहाँ पे कोई आ जाए सुबह और योगा करके चला जाए, या कोई आ जाए और जिम करके चला जाए, या कोई आए बाथरूम यूज करके चला जाए, रोज रोज आ जाता है कोई नहाने, ऐसा हो सकता है, शौचालय है नहीं ना। तो समझ रहे हो मेरा मतलब क्या है, इंडिविजुअल संसाधन, और एक होता है कम्युनिटी मतलब जनता का संसाधन, और एक होता है देश का संसाधन, और एक होता है देश के बाहर इंटरनेशनल संसाधन। मतलब इंडिविजुअल संसाधन मेरा खुद का होगा, एक किसान का अपना खुद का खेत या घर कार कुआं, ये सब, इसमें किसी और का अधिकार नहीं है। कम्युनिटी समाज का संसाधन, मंदिर मस्जिद, वहां पे जाओ और बोलो जल चढ़ाओ वहां पे, या फिर मस्जिद में जाके दुआ पढ़ो या कुछ भी करो, कोई भगा दे बोले तेरे घर की नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी जा सकता है। तो कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जैसे गांव का तालाब हो गया, पार्क प्लेग्राउंड है ना, या पब्लिक कुआ, ठीक है ना, जिसको पूरी जनता ले सकते है। और एक देश का, जिसमें उस देश की सरकार का उसका हिस्सा होगा, जैसे उस देश के रोड रेलवे जंगल नदियां है ना मिनरल्स। और एक होता है इंटरनेशनल, मतलब ये किसी एक देश को बिलोंग नहीं करेगा, और इसमें भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा, ठीक है ना, ये किसी एक देश को बिलोंग नहीं करेगा, और इसे जो है कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिसाब से इसको संसाधन मिलेगा। जैसे मान लो ज्यादातर ये समुद्र में चलता है, इंडिया में जैसे नहीं, जैसे मान लो इंडिया है तो इंडिया का एक लिमिट होगा कि वो कितना नॉटिकल माइल्स तक क्या कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं संसाधन। जैसे ओशन रिसोर्स 200 किलोमीटर से दूर जो है वो एक्सक्लूसिव क्या कहते हैं इकोनॉमिक जोन में, आउटर जोन में आ जाता है, मतलब 200 किलोमीटर तक अपना हिसाब किताब है, इसके बाद कुछ नहीं है। हम उसके बाद जो भी संसाधन सोना चांदी पाया जाएगा, कुछ भी पाया जाएगा, वो जिन दो देश के बीच में पाया जाए वो आपस में बांट बूट के ले लेंगे, लेकिन कोई एक दूसरे पे हथिया नहीं सकता, समझ रहे हो।
तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट के स्टेटस के ऊपर हुए, और इससे अच्छा खासा सवाल आया था, किसी संसाधन को देख रहे हैं कि उसका स्टेटस कैसा है, वो संसाधन यूज करने लायक है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पड़े हैं लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल तो करना आता है मगर अभी वो तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे संसाधन, समझ रहे हो? तो ये पढ़ेंगे कि किस तरीके का स्टेटस है। एक होता है पोटेंशियल संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो किसी एक इलाके में प्रेजेंट है लेकिन उन्हें आज तक फुल्ली इस्तेमाल ही नहीं करा। जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी, क्या वहां पे सोलर एनर्जी आ सकती है? आप बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने आज तक उसको इस्तेमाल ही नहीं करा। और विंड एनर्जी गुजरात में, ठीक है ना? तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो प्रेजेंट तो है मगर इन्हें अभी तक बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करा। तो काबिलियत, पोटेंशियल मतलब काबिलियत तो है मगर इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब ऑलरेडी सर्वे कर लिया और इस्तेमाल भी कर रहे हो। जैसे कोयले की खदानें झारखंड में, आयरन के एक्सट्रैक्शन उड़ीसा में, तो ये क्या है, ये दिख भी गए और इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो ठीक है, डेवलप्ड है। तीसरा वर्ड आ जाता है यहाँ पे, एक वर्ड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक कोई भी चीज का माल पड़ा हुआ होता है वैसे तो। रिसोर्सेज जो अवेलेबल है बट आपके पास, अच्छा यहाँ पे क्या वर्ड यूज, ओके ध्यान समझना, स्टॉक क्या, रिसोर्सेज अवेलेबल तो है लेकिन आपके पास तकनीक नहीं है उनको इस्तेमाल करने की। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन एक फ्यूल तो है बट हम उसे वाइडली अभी तक यूज नहीं कर पाए। मतलब हाइड्रोजन संसाधन तो है बट अभी तक हम उसे बड़े तौर पर उतना ज्यादा तकनीक नहीं है जिसको उतना बढ़िया तौर पे इस्तेमाल कर पाए। अगला होता है रिजर्व। रिजर्व भी स्टॉक का ही पार्ट है, हम उन्हें जानते हैं यूज कैसे करना है लेकिन हम उसे अभी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। जैसे पानी को बांध के अंदर रख लें तो, या फिर कुछ कोयले के रिजर्व बचा के रख लें जिन्हें हमने यूज नहीं करा। तो ये कुछ वर्ड आपको समझ में आ गया, स्टॉक एंड रिजर्व। इससे पहले दो तरीके के रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स जहां पर आपके पास काबिलियत तो है, या तो मान लो आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा या फिर आपने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं करा। और दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, जिसको आपको इस्तेमाल करना भी आता है, आप कर भी रहे हो और सब सही चल रहा है। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत अभी तक समझ में आ रहा है? बाकी इसके बाद हमने दो वर्ड पढ़े थे, स्टॉक और रिजर्व। स्टॉक, आपके पास संसाधन अवेलेबल है, हाँ है, क्या आपको इस्तेमाल करना आता है, आपके पास तकनीक नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। और रिजर्व, आपके पास स्टॉक का ही एक ऐसा पार्ट है जो आपको आता है यूज करना बट यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर सेविंग इट फॉर फ्यूचर। कोई दिक्कत है? ये चारों टर्म्स में चले बेटा आगे। बाकी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। इंडिया नेचुरल रिसोर्स में बड़ा रिच है, जैसे कि कोयले, मिनरल्स, जंगल, नदियां, और यहाँ पर उपजाऊ खेती करने के लिए बढ़िया जमीनें हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ना जो संसाधन, मतलब इंडिया में क्या संसाधन है लेकिन ये संसाधन हर जगह बराबर नहीं बटे हुए, कुछ जगह में भर भर के हैं और कुछ जगह में बहुत कम है। इसीलिए इनको प्लान करना और बचा के रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद इंसान एक सबसे बड़ा संसाधन है, बिकॉज उसे पता है कैसे कोई भी प्राकृतिक या कोई भी संसाधनों से कैसे इस्तेमाल करना। तो इंसान भी एक बहुत बड़ा संसाधन है, इसके बारे में बातें याद रखी जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ये भाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इट मींस प्राकृतिक संसाधन को केयरफुली, बुद्धि लगा के इस्तेमाल करना जिससे आज की जरूरतें भी पूरी हो जाए और भविष्य के लिए भी बचा रहे। सिंपल तरीका, संसाधन को स्मार्ट तरीके से, बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि आप आज भी डेवलप हो सको और कल के लिए भी बचा सको। संसाधन को ऐसे इस्तेमाल करना, किसी को कोई दिक्कत है? बेसिक सी बात है, संसाधन को इस्तेमाल करा ऐसे तरीके से कि आज भी इस्तेमाल हो जाए बढ़िया तरीके से और भविष्य के लिए भी बच जाए। तो भाई डेवलपमेंट संसाधन की क्यों जरूरी है? आप जैसे ये बात कर रहे हो कि संसाधन आज भी इस्तेमाल हो जाए भविष्य के लिए भी बच जाए, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है संसाधन की मात्रा कम है, सबसे पहली प्रॉब्लम। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं ना कि आज भी इस्तेमाल हो जाए और भविष्य के लिए बच जाए। तो ये सवाल क्यों आ रहा है? ये सवाल इसलिए आ रहा है ना, ये जवाब आप क्यों दे रहे हो? ये जवाब इसलिए क्योंकि सवाल इसलिए है कि ये कम पड़े हैं हमारे पास। अगर हमारे पास कम नहीं होता तो कोई सवाल ही नहीं, करो जितना करना है इस्तेमाल। लेकिन ये कम है तभी तो सवाल बन रहा है ना कि संसाधन कम है
तभी उनका बढ़िया इस्तेमाल करो आज और भविष्य के लिए बचा के रखो। क्यों? क्योंकि संसाधन कम है। कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, जंगल, मिनरल, ये अनलिमिटेड नहीं है। अगर आप इनको ओवर यूज करते हो ये थक जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। दूसरा क्या कारण है कि ये बराबर हर जगह भी नहीं बटे हुए ना, है। कुछ इलाके हैं जहां ज्यादा है, कुछ इलाके कम है, तो इससे रीजनल इम्बैलेंस आता है। एक जगह में इम्बैलेंस हो जाता है, एक जगह ज्यादा एक जगह कम, फिर लड़ाइयां हो जाती है ना इस चक्कर में। अब आपके आज के टाइम पे आप देखते हो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा ईरान ने हमारे जो है बंद कर दिया। अब सिलेंडर महंगा हो जाएगा, फलाना फलाना हो जाएगा, ये सारी चीजें। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपने पास नहीं है। जो भी आप कहानी सुन रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कम हुआ या ज्यादा हुआ, मैं बात ही नहीं कर रहा इस चीज पे। मैं कह रहा हूं कि अगर ये होने का सीन भी है तो क्यों? क्योंकि अपने पास नहीं है ना, हम खुद नहीं बना रहे ना। तो इसीलिए कि हर जगह इधर उधर कम ज्यादा होता है तो कंफ्लिक्ट होते हैं। तीसरा कि भाई अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो अनप्लान करके या केयरलेस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो एनवायरमेंट में प्रॉब्लम होगा, पोल्यूशन फैलेगा ना, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ेगी, है, लैंड खराब होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा और जो बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे, जंगल सब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो क्या किया जाना चाहिए? तो अगर आप इन प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो तो एक बढ़िया सा संसाधन की प्लानिंग बनाओ, जहां पर बचाव पे ध्यान दो और कैसे कैसे भविष्य में भी सस्टेनेबिलिटी रह सके उस पर ध्यान दो। और एक मॉडर्न तकनीक, कानून या अवेयरनेस लोगों को समझाओ कि भैया संसाधन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, वेस्ट मत करो, ताकि भविष्य के लिए बच सके। सवाल क्या बना था? तो क्यों ये संसाधन का विकास करना जरूरी है? क्योंकि संसाधन जो है वो कम है, दूसरा प्रॉब्लम बराबर बटे हुए नहीं है, और तीसरा ओवर यूज भी करते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा कि कैसे रिसोर्स को डेवलप करें, है ना, कैसे रिसोर्स को हम डेवलप करें। तो ये जो टॉपिक है ना, ये कनेक्ट है आगे जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करना आज और भविष्य के लिए बचा के रखना, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही तो टॉपिक है। बाकी इंडिया एक्सपीरियंस कर चुका है एक नेगेटिव प्रभाव ओवर यूज करने का लैंड और फॉरेस्ट को, जिससे जो है सॉइल इरोजन हो जाता है, या डिफोरेस्टेशन हो जाता है, या क्लाइमेट के इश्यूज आ जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडिया क्या करती है? प्लान करती है संसाधन का। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, समझो, अगर आप संसाधन का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो जमीन का भर भर के यूज होगा, जंगल का यूज होगा भर भर के, जिससे सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन क्या? मिट्टी की क्वालिटी खराब होना। डिफोरेस्टेशन, जंगल काटे जाना। क्लाइमेट मतलब मौसम में प्रभाव आना। मौसम में कैसे प्रभाव आ सकता है कि गर्मी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, तो ये किस लिए कि पेड़ काट रहे हैं, इस तरीके से। बाकी इन सब चीजों को दूर करने के लिए क्या करो? रिसोर्स को प्लान करो, संसाधन को भर भर के इस्तेमाल मत करो, प्लानिंग करो। और ऐसी तकनीक बनाओ जो इको फ्रेंडली हो, जो हमारे एनवायरनमेंट पे डैमेज ना करे, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून ला दो। बाकी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया, कहता है ये है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो आप देखो सिंपल सा है, विकास करो, बढ़िया से करो, और भविष्य का ध्यान देखते हुए करो, ताकि भविष्य के लिए भी बच जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब संसाधन को इस तरीके से इस्तेमाल करो जिससे आज की जरूरतें भी पूरा हो और भविष्य भी बच जाए, वहां पर उसको भी हार्म ना हो, और भविष्य में भी अपनी आप जरूरतों को पूरा कर सको। सिंपल मतलब रिसोर्स को वाइजली, दिमाग लगा के बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि आज और भविष्य दोनों को ही फायदा हो सके, ठीक है ना। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि संसाधन लिमिटेड है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है? ये सब प्लान कर रहे हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हो? जिस चीज की कभी जरूरत, जिस चीज की कभी, जैसे मान लो आप किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो और उसकी कमी कभी महसूस ही ना हो जीवन में, आपको आपको लगे नहीं है ये तो भर भर के पड़ा है, तो आप केयरलेस तरीके से यूज करोगे। जब 3-4 दिन भर भर के पानी सही आ रहा होता है, अपन अभी एक 1.5 हफ्ते पहले याद है ना क्या क्या सीन हो रहा था। तो वो क्यों? क्योंकि सब लिमिटेड रिसोर्स हो गया था। तो जब लिमिटेड रिसोर्स होता है तो फिर हम बचा बचा के इस्तेमाल करने लगे, अरे रुक जाओ भाई, कहीं 1-2 दिन और नहीं आया तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो चीज। तो संसाधन लिमिटेड है, इसीलिए प्लान करना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आप क्या करते हो, ओवर यूज जो करते हो ना संसाधन को, वो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदेही है। किसी भी संसाधन, जैसे कोयले को भर भर के इस्तेमाल कर लो, पोल्यूशन ही तो फैल रहा है ना। तो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये पॉइंट्स याद रखना कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है ना, पोल्यूशन फैलता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है,
ठीक है ना। अगर हम इसका यूज ढंग से केयरफुली नहीं करेंगे तो भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है वो सफर करेंगे, उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीजें बात करते हैं, फीचर क्या है। तो देखो, जो फीचर है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा है, वो बैलेंस बनाता है एनवायरमेंट के बीच में, इकोनॉमी के बीच में, सोसाइटी, हर जगह। वो ये भी सोचता है कि भविष्य के लिए बच भी जाए और आज आप इस्तेमाल भी कर लो, ऐसा विकास करो। और दूसरा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप ध्यान देते हो प्राकृतिक रिसोर्स को बचाने का, अपने इकोसिस्टम को बचाने का, अपने रिन्यूएबल रिसोर्स को इस्तेमाल करने का, और पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने का, और केयरफुल प्लानिंग करना जब भी आप कोई भी रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहो उससे पहले। ठीक है ना। बाकी आपकी बुक के अंदर एक रियो अर्थ समिट आएगा 1992 का, ये डेटा आपको याद रखना है। रियो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है ना, ये रियो द जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था। ठीक है ना। और 100 से ज्यादा देश ने पार्टिसिपेट करा था, और यहाँ पे इन्होंने मकसद बनाया था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे और हमारे एनवायरमेंट को बचाएंगे। ठीक है ना। इनका रिजल्ट निकला क्या, इन्होंने एजेंडा बनाया, एजेंडा 21। ठीक है ना, एक एजेंडा 21 बनाया। एजेंडा क्या था, एक ग्लोबल एक्शन प्लान होगा, मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे वर्ल्ड में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएंगे 21वीं सदी के अंदर। 21वीं सदी, क्या ये 21वीं सदी चल रही है? बिल्कुल, ये 21वीं सदी तो है कि नहीं। 2000 से लेकर 21 2000 से लेकर 2100 तक सन आएगा ना, तो ये 21वीं सदी तो चल रही है। ठीक है ना। चले आगे। इसमें आप फोकस करोगे किस चीज पे, जो भी एनवायरमेंटल डैमेज है उसको बचाओ, गरीबी दूर करो, और हेल्थ एजुकेशन इक्वालिटी लाओ, लोग एक दूसरे से भेदभाव ना करें, हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो। और दूसरा, जो भी वहां की लोकल गवर्नमेंट होगी, एक देश की नहीं, एक राज्य की नहीं, हर एक एक इलाके की जो लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत या एमसीडी, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है इस चीज में। ठीक है जी। तो पॉइंट्स क्या क्या आप याद रख सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेशनल सोलर मिशन लाया, रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का। तभी तो आप देखते हो सरकार भी प्रमोट करती है कि अपने घरों में छतों पर सोलर सेल लगाओ, सोलर पैनल लगाओ, और उससे हमें बिजली बेचो। ठीक है ना, सरकार को मतलब आप बिजली बेचो इस्तेमाल करके, उसको यूज करके। तो वो सोलर मिशन, ठीक है ना, या स्वच्छ भारत अभियान एनवायरमेंट को बचाने के लिए, या अफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे और लगाना, या वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक मतलब पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, जिससे सस्टेन होगा फार्मिंग और इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज और वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज इसी का हिस्सा है जिससे बचेंगे। ठीक है ना। बाकी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्मार्ट यूज और फ्यूचर को भी सेफ रखना, वो सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू होगा कि कैसे हम रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक, तो रिसोर्स प्लानिंग एक सिंपल तरीका है जहां पर हम जो भी एक देश का रिसोर्स होगा उसको कैसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सके, ताकि इस संसाधन का बढ़िया इस्तेमाल हो, वेस्ट ना हो, और हर देश में संसाधन बराबर बटे। सिंपल मतलब ये है, प्लान करना संसाधन को यूज करने से पहले, जिससे वेस्ट ना हो। मतलब कोई भी चीज आपके पास पड़ी है, उसको कैसे खाना है बढ़िया तरीके से प्लान कर लो, ताकि बढ़िया खाने का मजा आए, एक तरीके से ऐसा समझ लो। ठीक है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो पहली चीज, इंडिया बहुत बड़ा है और डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब विविधता, कुछ पहाड़ है तो कहीं नदियां हैं, तो कहीं आप देखते हो तालाब है, तो कहीं नदियां ही नहीं है, कोई कहीं समुद्र के इलाके, तो डाइवर्स इंडिया है। कुछ रीजन में अच्छा खासा संसाधन पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पे मिनरल बहुत है लेकिन फिर भी वो गरीब है। राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पे सोलर और विंड एनर्जी जो है वो बहुत भर भर के है, लेकिन वहां पानी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, जंगल है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहां पे, मतलब रोड वोड अच्छे से नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि संसाधन होना ही पूरा नहीं है भाई, उसको इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया प्लानिंग चाहिए, जिससे हम बढ़िया तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो स्टेप्स क्या है रिसोर्स को प्लान करने में, तो देखो सबसे पहले आप अब रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हो कि आपको रिसोर्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, तो रीजन पता होने चाहिए। रीजन क्या था कि पहली चीज रिसोर्स लिमिटेड है, और दूसरा इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है, हर जगह सारे संसाधन नहीं है, तो हर जगह बढ़िया संसाधन पहुंचना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला कैसे प्लानिंग करोगे, जब प्लानिंग करोगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और लिस्ट करेंगे, मतलब सर्वे करेंगे कहां कहां पे कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी में संसाधन पाया जा रहा है।
इंडिया में क्या क्या संसाधन है और कहां पर कितना क्या क्या संसाधन पाया जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके इस्तेमाल करने का प्लान करेंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और लिखेंगे कि अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है। और फिर एक रिसोर्स डेवलपमेंट बनाएंगे उसकी नीड के अकॉर्डिंग कि किस इलाकों में क्या चाहिए। समझ रहे, मतलब 3-4 इलाके हैं अगर इंडिया में, तो 3-4 इलाके में किस जगह क्या पाया जा रहा है, तो हर जगह वो कैसे इस्तेमाल हो सकता है, वो सब प्लान बनाना। और फिर उसके बाद अपने रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के साथ मैच करेंगे। मतलब अब देखेंगे कि हम प्रॉपर तकनीक या प्रॉपर संस्था या प्रॉपर स्किल्स हमारे पास है जिससे हम संसाधन को अच्छे से रिसोर्स प्रॉपरली कर सके यूज, तो वो चीज करेंगे। तो 3 चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। पहले पता लगाना कब कहां कहां पर क्या क्या संसाधन पाए जा रहे हैं, दूसरा उसके लिए प्लानिंग बनाना, और तीसरा आप लिख सकते हो उस प्लानिंग को लागू करना, बस इतना। इम्प्लीमेंट करना, ये वर्ड लिख सकते हो इसके बदले यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, जब हम प्लानिंग करेंगे तो क्या कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। तो देखो, अगर आप अनप्लान यूज करोगे तो उससे वेस्ट होगा, एनवायरमेंट डैमेज होगा, और सोशल इनइक्वालिटी, समाज में फिर इनइक्वालिटी आएगी, तुम्हारे पास नहीं हमारे पास है, भेदभाव बढ़ेगा। इसीलिए इंडिया को ना मिल के इंटीग्रेटेड, मतलब इकट्ठा रिसोर्स प्लानिंग करना चाहिए, जहां पर वो हर प्राकृतिक संसाधन को, इंसान को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ लेके चल सके। और इसीलिए इंडिया अपने 5 ईयर्स के प्लान बनाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़े गोल्स होते हैं रिसोर्स को प्लान करना। यानी कि इंडिया के आज के टाइम पे तो नहीं, पहले के टाइम पे 5 ईयर प्लान बनते थे, जो हमने रशिया से अडॉप्ट करा था। रशिया लगाता था 5 ईयर प्लान, याद है, 9th में बताया था। तो वो प्लान में रिसोर्स प्लानिंग भी बहुत बड़ा मकसद होता था सरकार का, कि रिसोर्स को बढ़िया तरीके से प्लान करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप के लिए इस्तेमाल करती थी, सेंसस और सर्वे का इस्तेमाल करती थी, ठीक है ना। पंचायत और लोकल सरकारों से पूछते थे तुम्हारे यहाँ क्या संसाधन की कमी है या क्या क्या चाहिए। जिससे क्या होता था, रिसोर्स प्लानिंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती थी, मतलब विकास भी हो, भविष्य के लिए संसाधन पर्याप्त मिलता भी रहे, और इकोनॉमी भी ग्रो होती थी, और गरीबी कम होती थी। बाकी हाँ, प्लानिंग क्या मतलब क्या है, कि अब आपके पास एक ताकत आ चुकी है कि आप बिना प्रॉब्लम के प्रोग्रेस कर सकते हो, वो प्लानिंग का मतलब होता है, ठीक है। लैंड रिसोर्स, मतलब देखो, संसाधन कोई भी चीज हमारे इस्तेमाल में हो वो लैंड रिसोर्स बनती है। अब हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे लैंड रिसोर्स के ऊपर, मतलब जमीन हमारा कैसे संसाधन बनता है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई लैंड होती क्या है, जमीन क्या होती है। तो देखो, जमीन एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल, मतलब आपको प्रकृति से मिला, आपने खुद ने तो बनाया नहीं है। इसमें जो भी जीवन है वो हमारा जमीन की वजह से संभव है। इंसान, जानवर, प्लांट और इवन जो इंडस्ट्रियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीजें आपको जमीन पे ही पाई जाती है। सिंपल मतलब ये है कि लैंड एक तरीके से हर चीज का बेस है। खेती करनी है, घर बनाना है, रोड, जंगल, फैक्ट्री, हर जगह जमीन पे ही पॉसिबल है। तो लैंड एक रिसोर्स है, और इसका फायदा क्या है कि देखो, सिंपल सी चीज है कि इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि आप देखो तो जमीन, कुछ कुछ भी करना हो आपको तो बेस जमीन ही है, ठीक है ना, कुछ भी करना हो, ठीक है ना। तो और एक और चीज की ये फिक्स्ड है, मतलब जमीन फिक्स्ड है, बढ़ाई नहीं जा सकती, लिमिटेड है ना। आप जमीन को बढ़ा नहीं सकते। तो जो देश छोटे होते हैं आप देखते हो क्या करते हैं, 18-18, 20-20, 22-22 मंजिला जमीन बनाते हैं। जैसे दुबई हो गया, थोड़ा सा सिंगापुर हो गया, है ना। तो ये ऐसे ऐसे देश हो रहे हैं, वहां जमीन है, जगह ही नहीं है, वहां इतना इतना सीन है। तो अच्छा, बाकी आप जमीन, खेती बाड़ी, अब तो जैसे देश बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, तो देश के लिए भाई खेती बाड़ी और ज्यादा चाहिए, है ना, जंगल और ज्यादा चाहिए, जमीनें, बिल्डिंग, घर और ज्यादा चाहिए, है ना, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री, ये सब बढ़ाना है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। लेकिन ये कैसे बढ़ सकती है, जमीन तो लिमिटेड ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है एक देश की डेवलपमेंट के लिए। और एक थोड़ी प्रॉब्लम भी है कि ये फिक्स्ड भी है, और फिर इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि फिक्स्ड है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई ये धीरे धीरे डिग्रेड भी होता जा रहा है। जितनी जगह पर पहले खेती हो पाती थी, अब उतनी जगह पे खेती भी नहीं हो पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में कैसे लैंड यूज होते हैं। तो देखो, इंडिया में ना आपको पहले समझना है कि लैंड, जो लैंड फॉर्म्स है ना, वो बहुत सारे टाइप्स के, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अगर आप देखोगे इंडिया में 30% तो पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी क्षेत्र 43% है। मैदानी क्षेत्र जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार और इसके नीचे। फिर बेटा प्लेट्यूज आ जाते हैं,
प्लेट्यूज मतलब पठार, इसे पहाड़ नहीं कहा जाता है, पठार होते हैं। पठार मतलब फ्लैट हाईलैंड एरियाज, मतलब पहाड़ जैसे इलाकों के ऊपर होंगे लेकिन फ्लैट एरियाज होंगे, ऐसे पहाड़ नहीं कि चढ़ रहे हैं, फ्लैट एरियाज होते हैं लेकिन पहाड़ हाईलैंड पे होते हैं, और ये ज्यादातर साउथ में पाए जाते हैं, नॉर्थ में नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से डिवीजन है। ऐसा भी नहीं है कि भाई सिंपल बहुत ज्यादा जमीनें हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं, कुछ प्लेन है, कुछ रेगिस्तानी इलाके हैं, कुछ आइसलैंड है। इसीलिए भाई जो जमीन है उसका अलग अलग तरीके से अलग अलग इस्तेमाल है हर इलाकों में, है ना। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे जमीन प्रभावित होती है? देखो, एक तो फिजिकल फैक्टर, एक जमीन वहां के फिजिकल चीजों पे अफेक्ट करती है, मतलब भाई वहां की टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी मतलब पता है क्या होता है, कौन सा इलाका और वहां पर कैसा हिसाब किताब है रहने का, कौन सा इलाका वहां कैसा, जैसे मान लो पहाड़ है, पहाड़ का अलग स्ट्रक्चर होगा, सर्दियां ज्यादा रहती हैं, बारिशों का अलग स्ट्रक्चर है, जैसे दिल्ली में आओगे अलग रहेगा, रेगिस्तान में जाओगे मिट्टी या जो भी टोपोग्राफी टॉप लेयर है सॉइल की वो अलग होगी। क्यों? बारिश कम होती है, सूखा रहता है, ज्यादातर पानी की कमियां हैं। तो वैसा अपना माउंटेन प्लेन्स अलग अलग जगह का अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। फिर वहां का मौसम कैसा है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, है ना। देखो, कुछ पहाड़ी जगह है तो अलग तरीके की मिट्टी जाएगी, कुछ रेगिस्तान है तो अलग तरीके की मिट्टी, तो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, वहां का तापमान कैसा रहता है, वहां बारिश कितनी होती है, सब चीजें। और तीसरा, वहां किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, ये सभी चीजें अफेक्ट करती है हमारे फिजिकल फैक्टर को, फिजिकल तरीके से देखें। और इंसानी तरीके से कैसे, भाई वहां पे कितनी आबादी है उससे बहुत प्रभावित होती हैं चीजें, तकनीक टेक्नोलॉजी कैसी है उस जगह की, कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश की या उस इलाके की कैसी है, उस चीजों से जमीन पे प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल जैसे प्लेन, प्लेन आपको पता है खेती बाड़ी के लिए ज्यादा अच्छे, जैसे यूपी बिहार दिल्ली थोड़ा सा, है ना, और वहां बसने के लिए बढ़िया है क्योंकि नदियां पास है तो पानी अच्छे से मिल जाता है। वहीं पे अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों को यूज किया जाता है जंगल टूरिज्म इनकी जगह पर। तो हर जगह का मिट्टी का अलग इस्तेमाल है और उनका स्ट्रक्चर ढांचा भी अलग है, उनके मौसम पे भी चीजें डिपेंड करती है, वहां की आबादी पे भी डिपेंड करती है। आप बताओ, पहाड़ पे रहना चाहोगे कि प्लेन्स में रहना चाहोगी? भैया, दुनिया में सबको अच्छा बनना है, सब, कौन ऐसा है जो कहेगा नहीं भैया पहाड़ की जीवन नहीं जीना। लेकिन 2 दिन 3 दिन सारी चीजें अच्छी लगती हैं, उसके बाद फिर आप सच बताऊं तो प्रैक्टिकल लाइफ बहुत इंपॉसिबल है वहां के लोग जो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, लैंडस्लाइड्स हो जाती है ज्यादातर, कभी भी लैंडस्लाइड्स हो जाएगी, कुछ नहीं पता, आपका घर बना कल गायब, आप बोलो है कहाँ, ओ जन्नत में आ गए। समझ रहे हो, है कि नहीं? ये चीज भी पॉसिबल है। कहने का मतलब है भाई कि ना, ये कुछ फैक्टर्स है जो जमीन को प्रभावित करता है। आपसे कभी कोई पूछे कि फैक्टर्स बताओ तो आप बोले ना फिजिकल फैक्टर, फिजिकल मतलब वहां का मौसम, वहां की टोपोग्राफी, मिट्टी कैसी है, वहां इलाका क्या है, क्लाइमेट मौसम डिपेंड करता है, और सॉइल किस प्रकार की पाई जाती है कैसे कैसे इलाकों में। और इंसानी फैक्टर, इंसान बताता है किस तरीके की जमीन वहां पे कैसा यूज है, पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी, है ना, और किस किस तरीके का विकास है वहां पर। ठीक है ना। बाकी लैंड को अब देखो इंडिया में कैटेगराइज करते हैं कि हम कौन सी जमीन का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, क्योंकि एक एक बात है, लैंड एक बहुत बड़ा संसाधन है, बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है, तो इसका इस्तेमाल तो होता होगा ना कहीं पे। तो देखो जंगलों में बात कर रहे हैं, जंगल में है, जंगल देखो सिंपल सी चीज है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जमीन की अगर हम मतलब पहले तो देखो 3 4 फैक्टर्स हैं जैसे इसमें बात की गई है। जैसे सबसे पहला क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे कुछ ऐसी जमीन है या फिर उसके अलावा, मतलब कैसे कैसे जमीनें कैसे कैसे कैटेगरी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं जमीनों को। तो सबसे पहले आता है जंगल आ जाता है, फिर कुछ ऐसी जमीनें आ जाती हैं जो अवेलेबल ही नहीं है खेती बाड़ी के, जैसे जैसे बंजर जमीन कहा जाता है, बैरन लैंड कहा जाता है, या फिर ऐसी लैंड जो बिल्डिंग या रोड बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है ना। फिर कुछ और कहाँ का देखो, एक तो जमीनें इंडिया में जंगल है, या एक ऐसी जमीनें हैं जो क्या कहते हैं जहाँ पे जमीन अवेलेबल तो है लेकिन वहां पे आप खेती नहीं कर सकते, बंजर जमीन। फिर होती है कुछ ऐसी जमीन जहां पर अनकल्टिवेटेड, मतलब वहां पे खेती नहीं होती, अनकल्टिवेटेड है, वहां रीजन क्या है, भाई वहां पे परमानेंट
घास चरने के लिए जमीन बना रखी है, या फिर खेती पेड़ पौधे उगाने के लिए बना रखी है, या फिर कुछ कुछ ऐसी कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है, मतलब वहां पे खेती की जा सकती है लेकिन वो जमीन की क्वालिटी थोड़ी खराब हो रखी है तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा खेती करने के लिए, तो कुछ इस प्रकार की जमीन। फिर आती है फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है कुछ समय के लिए ताकि उसकी मिट्टी की ताकत बढ़ जाए। मतलब क्या हुआ, खेती करी, खेती कर करके आपको पता है मिट्टी की क्वालिटी गिर जाती है, तो कुछ समय के लिए उस मिट्टियों को छोड़ दिया, उस जमीन को छोड़ दिया जाता ताकि उसकी मिट्टी वापस से न्यूट्रिएंट गेन कर ले और सॉइल की फर्टिलिटी पैदावार बढ़ा दे ताकि दोबारा जाके जब खेती करे बढ़िया खेती हो, तो उसे कहते हैं फैलो लैंड। अच्छा, फैलो लैंड भी दो टाइप की हो गई, एक होती है करंट फैलो, मतलब जो एक साल से नहीं करी खेती, एक साल से कम में, और अदर देन करंट फैलो मतलब जो 1 से 5 साल से ही नहीं हो रही खेती वहां पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो नेट सोन एरिया, मतलब ऐसी जगह जहां पर खेती हो रही है रेगुलर। और फिर कुछ आती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब टोटल एरिया जो एक साल में, सॉरी, एरिया सोन वंस और मोर देन एन ईयर, मतलब वहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। तो ये कुछ टाइप्स है इंडिया में किस प्रकार के जमीन को आप कैटेगरी, मतलब अगर आप इंडिया में जमीन को कैटेगरी दोगे, कैटेगराइज करोगे, तो आप कहोगे भैया पहले तो जंगल आ जाते हैं, दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड आ जाती है जहां पर खेती पॉसिबल ही नहीं है, बंजर जमीन बना रखी है, तो वहां क्या कर रहे हो, रोड बना लो, मकान बना लो, ये सब कर लो। तीसरा, ऐसी जमीन जहां अनकल्टिवेटेबल लैंड है, मतलब यहां भी खेती नहीं हो रही लेकिन एक घास चरने के लिए छोड़ रखी है, या कुछ समय के लिए क्या कहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ रखा है। फिर आती है फैलो लैंड। फैलो लैंड ऐसी जमीन है जहां खेती होती है लेकिन कुछ एक साल या कुछ 1 से 5 साल के समय से उसमें खेती नहीं कर रखी है, उसको मजबूत होने के लिए छोड़ रखा है। फिर आती है नेट सोन एरिया, मतलब ऐसी जमीन जहां पर रेगुलर खेती हो रही है, और फिर उसमें भी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, मतलब वहां एक से ज्यादा खेती होती है एक साल के अंदर, मल्टीपल क्रॉपिंग्स होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कुछ टाइप्स की मिट्टी है, ठीक है ना, इसको हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लैंड ओनरशिप। इंडिया में किस किस के पास जमीन है, ओनरशिप, मालिक कौन है, तो कहता है ज्यादातर जो जमीनें हैं ना जंगल और गांव में, वो प्राइवेट है लोगों के पास, ठीक है ना। पहाड़ी और कुछ आदिवासी इलाकों में कम्युनिटी की ओनरशिप है, मतलब कुछ समाज ने अपनी जमीनें इकट्ठी कर रखी कि ये हमारा मोहल्ला या इलाका, ये हमारी ट्राइब्स की जमीनें हैं, ठीक है ना। बाकी ये ध्यान रखना 43% लैंड इंडिया में सिर्फ खेती के लिए यूज की जाती है, जंगल 22% है इंडिया के, लेकिन दिस इज लेस देन 33% आइडियल, मतलब एक आइडियल, आपसे एक सवाल आ सकता है कि एक देश के अंदर जितनी भी जमीन है उसकी कितनी परसेंट जमीन क्या कहते हैं खेती बाड़ी के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए मेंटेन करी जानी चाहिए, तो दैट इज 33%, लेकिन इंडिया में कितनी है, 22%, मतलब एक देश में कितना परसेंट जमीन जंगल होना चाहिए ताकि वहां इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब हर चीज बराबर से चले, हरियाली खेती बाड़ी सब चीज सही से रहे, वो देश में ऑक्सीजन बढ़िया रहे, ज्यादातर पॉल्यूशन ना फैले, तो वो परसेंटेज इंडिया के पास जमीन में 22% है, लेकिन आइडियल कितना होना चाहिए, 33%। ये डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम बात करें शहरीकरण, इंडस्ट्रियां खोलना और पॉपुलेशन बढ़ती जाए, इससे जमीन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और यहीं से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लैंड को डिग्रेड होना, ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एक पॉइंट हम याद रख सकते हैं कि जमीन कम है लेकिन इसके यूज बहुत अनलिमिटेड है, तो हमें इसे वाइजली अपना बुद्धि लगा के इस्तेमाल करना है, कब किसको कहां से करें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी तक हमने बात करी लैंड के बारे में, लैंड किस किस प्रकार की होती है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो लैंड को प्रभावित करते हैं, दूसरे की लैंड को कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, उसके कैटेगराइज एरिया के हिसाब से बात करी। अब हम बात करेंगे लैंड को इस्तेमाल करना, यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब भाई कैसे जमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे खेती के लिए, फॉरेस्ट के लिए, घर बनाने के लिए, रोड के लिए, इंडस्ट्रियों के लिए, कैसे कैसे, मतलब ये एक बिल्कुल तरीका है जो बताता है कि हम कैसे कैसे जमीन को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। फिर यहाँ पे आप एक दो डेटा देखोगे, 1960 से 61 का और एक 1920 का, ठीक है ना। ये एरिया है जो सोन एरिया है, नेट सोन एरिया 45% के आसपास। फिर नीले वाले फिर जंगल आ जाता है। अच्छा, जंगल देखो 1960 से 61 में हमारे पास 18% जमीनें जंगल थी, लेकिन हमने उसको 1920 में 23% बढ़ा दी। खेती बाड़ी के लिए तो बेटा थोड़ा सा ही बढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा पाए हम लोग, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अगर हम और अगर देखें, ऑरेंज वाला देखें, तो वेस्ट लैंड, जो कल्चरली वेस्ट छोड़ रखी है हमने, कल्चर के रूप से, ठीक है ना, तो वो पहले 6 पॉइंट थी, अब 3 थोड़ी कम करी है, यानी कि हमने थोड़ा वेस्ट कम करा है, ठीक है ना। फिर ये थोड़ा एक और ग्रीन,
जो ऐसा एरिया है जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको हमने थोड़ा बढ़ाया, मतलब हमने खेती करना थोड़ा और छोड़ा है, ठीक है ना। फिर थोड़ा रेड वाला है जो बैरन या अनकल्टिवेबल है, तो वो पहले 12% था, अब 5%। इसका मतलब जो बंजर जमीन है उसको हमने ठीक करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, अगर हम पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड देखें तो पहले वो 4% थी घास चराने के लिए, अब थोड़ी सी कम हो गई है घास चराने के लिए, या एरिया बाकी कोई ट्री क्रॉप्स इन सब के लिए या ग्रोव्स बनाने के लिए जो हमने इस्तेमाल करा है नीला वाला, वो पहले 1% था, 1.50%, अब वो 1.02% है, ठीक है ना। करंट फेलो वाला थोड़ा सा ये इस टाइप का मेरे ख्याल से इलाका ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, जो 1 साल से कुछ टाइम के लिए छोड़ रखा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके के डेटा आपको दिखा रखे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं सच बताऊं तो हम क्या देख रहे हैं ना, कि जो लैंड यूज कैटेगरी है इसको थोड़ा इंप्रूव किया गया है, अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। चलो, बाकी इंडिया, आगे चलते हैं बेटा। ये लैंड यूटिलाइजेशन में कहता है इंडिया के पास अच्छी खासी आबादी है, तो लैंड जो है ना वो अलग अलग जगहों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये वाली बातें सारी, कि जंगलों के तौर पर इस्तेमाल होती है ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए, जैसे बेरन वेस्ट लैंड हो गई, या लैंड जो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर के लिए यूज करेगी, जैसे ब्रिज रोड रेलवे ये सब बनाने के लिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसी जमीन है जो परमानेंट घास फूस चराने के लिए है, कुछ और को काम के लिए, जैसे पेड़ उगाने के लिए, कोकोनट ये सब उगाने के लिए। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ ली हैं, इसको आगे चलते हैं। बाकी इंडिया के यूज ट्रेंड्स की हम बात करें तो नेट सोन एरिया, मतलब जहाँ खेती होती है रेगुलरली, कहते हैं सबसे ज्यादा प्लेन जहां पर खेती बाड़ी होती है वो पंजाब और हरियाणा है। मतलब सबसे ज्यादा आपको नेट सोन एरिया कहाँ पे मिलेगा, पंजाब और हरियाणा में। और फैलो लैंड मतलब आपने क्या पढ़ा था, जो कुछ समय से खेती करने के लिए 1-1.5 साल में रोक रखी है वो, या फिर वेस्ट लैंड, वो ज्यादातर राजस्थान और सेंट्रल इंडिया, थोड़ा मध्य प्रदेश की साइड पे है। बाकी हमारा जंगल अभी भी डिजायर्ड 33% से कम ही है। बाकी एक सवाल आता है कि आप लैंड को जो इस्तेमाल कर रहे हो, क्या उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए। तो इंडिया के पास जमीनें कम है और आबादी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसके लिए प्लानिंग करना है, जरूरी है, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारी जमीन डिग्रेड होती जाएगी, मिट्टी खराब होती जाएगी, है ना, और शहरीकरण धीरे धीरे बढ़ बढ़ के पूरा जंगल पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएगा। तो हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हम अपने देश में विकास ला सकें जमीन के तौर पर, और मिट्टियों को जमीनों को बचा सकें, ठीक है ना। बाकी इसके बाद ध्यान रखना कुछ मॉडर्न टूल्स हैं जैसे कि रिमोट सेंसिंग या जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मदद करता है हमें लैंड को यूज करने की मैपिंग के लिए, ठीक है ना। और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं कुछ, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पर जो भी वेस्ट वाली जमीनें हैं उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि वहां पे कुछ जमीन इस्तेमाल की जा सके खेती बाड़ी के लिए। और शहरीकरण प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिटीज क्योंकि बढ़ती जा रही है, तो वो भी थोड़ा ध्यान देना ही है। बाकी सिंपल सी बात है, लैंड एक फाउंडेशन है, अगर हम इसको प्लान नहीं करेंगे तो हम इसकी वैल्यू खो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड का यूज करने का पैटर्न क्या है इंडिया में, मतलब इंडिया में कौन कौन सी जमीनें किस किस कहां पर कैसे कैसे यूज की जाती है। अभी याद है ये डेटा अभी अपन ने ऊपर ही देखा, इस पे हम थोड़ा और अच्छे से बात ही करेंगे। तो लैंड यूज पैटर्न क्या, देखो लैंड यूज पैटर्न मतलब कैसे जमीन को डिवाइड कर रखा है अलग अलग यूज के लिए, जैसे खेती के लिए, जंगलों के लिए, घरों के लिए, घास चराने के लिए, रोड और रेलवेज के लिए। तो किस किस जगह को कहाँ कहाँ पे कैसा उसका लैंड यूज पैटर्न है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल मतलब क्या है कि लैंड कैसे बांट रखी है उस पर बात की जा रही है। कहता है इंडिया के पास टोटल लैंड कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन हर हर जमीन को सेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो भी आपके पास टोटल इतनी जमीन है, इसको याद रखना कितनी जमीन है हमारे पास, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इसको अगर हम देखें ध्यान से तो हम कहेंगे इसमें से सिर्फ 45% जमीन पर हम खेती कर रहे हैं, जंगल इसमें से 22% है, जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो 14%, यानी कुछ घास चर रहे हैं कुछ भी। फेलो लैंड जो कुछ समय के लिए खेती करने के लिए छोड़ रखी है, कर नहीं रहे हैं, क्या कहते हैं, 8% है। और कुछ ऐसी जमीन जहां पे खेती हो ही नहीं रही है वो 11% है, ठीक है ना। ये हर साल वैल्यूज कुछ ना कुछ बदलती रहती है। तो इस पे मैं ऑलरेडी बात करा चुका हूं, तो इस पे नहीं बात करूंगा कि लैंड यूज पैटर्न के फैक्टर्स को, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर, इस पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रॉब्लम क्या है लैंड यूज पैटर्न पे, देखो प्रॉब्लम ये है कि हर जगह पे ना, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ रेगिस्तानी इलाके, तो हर जगह ना जो खेती बाड़ी या कुछ भी है ना, हर जगह बराबर पर्याप्त यूज नहीं हो रहा। क्या आपको दिल्ली में कहीं खेत नजर आ रहे हैं, आपको थोड़ा गांव के टाइप में, थोड़ा जिस दिल्ली खत्म होती है वहां नजर आते, उससे पहले तो कहीं नजर नहीं आ रहे।
तो प्रॉब्लम क्या है लैंड यूज पैटर्न का? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर नहीं बटी हुई। कुछ राज्यों के पास ज्यादा खेतीबाड़ी के इलाके हैं और कुछ के पास जमीन वेस्ट वाली ज्यादा है। दूसरा डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या? जंगल जो है ना वो धीरे धीरे काटते जा रहे हैं, तो वो आइडियल 33% से कम है। फिर एक और प्रॉब्लम है ओवर ग्रेजिंग की, घास ज्यादा, जो जानवरों को क्या करते हैं ना, घास के मैदानों में छोड़ देते हैं, वो उखाड़ देते हैं जड़ें घासों की, और जैसे उखाड़ देते हैं जड़ें तो वो बार बार थोड़ी ना उसको मिट्टी अपने पास सपोर्ट करके होल्ड करके रखेगी जब बार बार उसको उखाड़ोगे। तो इसलिए क्या होता है, जानवरों को क्या प्रेफर किया जाता है, काटो और उन्हें काट के दो, फिर वो खाएंगे आराम से, मतलब परोस के दो उन्हें अच्छे से, ठीक है ना। और या फिर ओवर इरिगेशन, ज्यादा आप पानी देते हो तो पानी जम जम के जो है वो मिट्टी खराब होती है और सोइल इरोड होती है, ठीक है ना। या फिर शहर का जो प्लान कर रहे हो ना वो अनप्लान कर रहे हो, जिससे उसकी फर्टिलिटी, मान लो कहीं पर आप प्लानिंग कर रहे हो वहां खेती अच्छी होनी चाहिए, वहां पे आप बसेरा बना रहे हो, तो आपकी जमीन आप ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। और रीजनल डिफरेंस देख लो, जैसे पंजाब हरियाणा यूपी में 80% जो जमीन है ना वो खेती के लिए यूज की जाती है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में ज्यादातर जंगल है, राजस्थान में ज्यादातर वेस्ट एरिया है, वेस्ट लैंड है, रेगिस्तान भरा पड़ा है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ज्यादातर जो जमीनें हैं ना वहां पर खादाने हैं, तो वहां पर फॉरेस्ट जो है अच्छे खासे, लेकिन मिनरल्स वहां ज्यादा मिलता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ऐसी ऐसी चीजें वहां ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो हम चीजें क्या याद रख सकते हैं, ये वाली बात हमने ऑलरेडी पहले पढ़ ली है, बस ठीक है आगे चलते हैं, इस पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, लैंड डिग्रेड होती जा रही है और इसको कैसे बचाएं। तो देखो लैंड डिग्रेडेशन मतलब, लैंड का मतलब उसकी क्वालिटी, जमीन कभी, जैसे मान लो जमीन इतनी है तो जमीन कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि अब ये जमीन पानी में समुद्र में चली गई, ऐसा नहीं होगा, इसकी क्वालिटी गिर जाएगी। अब ये जो खेती के लिए यूज हो रही है, जंगल के लिए यूज हो रही है, वो जमीन अब जंगल और खेतों के लिए यूज नहीं हो पाना, उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो इसका मतलब उसकी पैदावार, क्वालिटी वो गिर जाना, किस वजह से, हमारे वजह से, इंसान की वजह से, या प्रकृति, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, इन वजह से। सिंपल मतलब यह है कि लैंड का यूज पहले से कम हो जाना या इनफर्टाइल हो जाना, मतलब अब उतनी खेती ना हो पाए उस पे, खेती बाड़ी के लिए, इन सब चीजों के लिए, ठीक है ना। तो मेन कारण क्या है जमीन गिरने के? डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटते जा रहे हो, जंगल खत्म करते जा रहे हो, ठीक है ना। या दूसरा ओवर ग्रेजिंग, जो जानवर है ना वो भर भर के घास खा रहे हैं, तो घासे, जो जमीन है ना वो डैमेज हो रही है, एक्सपोज हो रही है। माइनिंग एक्टिविटी, ज्यादातर क्या कर रहे हो ना, माइनिंग के लिए आप फिर क्या कर रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है, और जो सॉइल है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है माइनिंग खदानों के लिए। ओवर इरिगेशन, कभी कभी खास करके पंजाब हरियाणा या पश्चिमी यूपी में वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग क्या होता है ना, जब पानी भर भर के एक्स्ट्रा स्टोर कर लेते हैं ना, ज्यादा सिंचाई दे देते हैं खेतों को, तो इससे ना सेलेनाइजेशन हो जाता है, मतलब ज्यादातर सॉल्ट हो जाता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है ना। मिट्टी में ज्यादातर सॉइल की मात्रा आ जाती है। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट और अर्बनाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री का जो वेस्ट है या जो शहरीकरण है उससे आपकी जमीनें नेचुरली डिस्ट्रॉय हो रही है, खराब हो रही है, समझ रहे हो। बाकी लैंड डिग्रेडेशन अलग अलग है अलग अलग राज्यों में, जैसे देखते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पता है ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है, माइनिंग की वजह से। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी मैं इन राज्यों की बात कर रहा हूं तो नक्शे पे इन राज्यों को 10वीं में बेटर यही है याद करना शुरू से कर लो, क्यों? बिकॉज ये ऐसे राज्य हैं जहां तक ज्यादातर आप माइनिंग की बात करोगे, आपके आगे आने वाले चैप्टर में मिनरल्स पढ़ोगे भर भर के, सोना चांदी कोयला सब कहाँ पाया जा रहा है, कौन सी खादानें किधर हैं, तो बार बार यूज होएगा इसका, ठीक है ना। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ओवर ग्रेजिंग हो रही है, पंजाब हरियाणा में खेती अच्छी होती है, ओवर इरिगेशन हो रही है। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या है भाई लैंड डिग्रेडेशन के? मिट्टी की उपजाऊ अब उतनी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती जा रही है, ठीक है ना, सूखा और पड़ता जा रहा है ना, और एनवायरमेंट इम्बैलेंस होता जा रहा है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बचाएं कैसे भाई? बचाओ पेड़ पौधे लगा के। कैसे? प्लांट करो ज्यादा से ज्यादा ट्री, ताकि आप मिट्टी को होल्ड कर सके, मिट्टी को जड़ें अच्छे से। कॉन्टोर प्लगिंग करो, प्लगिंग जैसे जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं ना, ढाल वाले, तो वहां पे प्लगिंग करो स्लोप्स के साथ साथ, ताकि मिट्टी को वॉश अवे होने से रोके। जैसे मान लो पहाड़ है तो इस पहाड़ पे इस तरीके से खेती करो, ताकि जब क्या कहते हैं बारिश आए ना, तो ये कुछ सपोर्ट उसको वहीं पे रोके और खेतों को पूरा उड़ा के ना ले जाए, जो भी पहाड़ी इलाकों में खेती करते हो। टेरेस फार्मिंग ये भी वही है बेटा, ठीक है ना। स्टेप लाइक फील्ड्स बनाना पहाड़ों पे, ताकि सोइल इरोजन हो, जैसे आपने देखा ना कॉन्टोर प्लगिंग, वैसे ही क्या कहते हैं टेरेस फार्मिंग होती है। फिर शेल्टर बेल्ट बनाओ, मतलब
प्लांट के जो प्लांट करो ट्रीज को इन रोज टू ब्लॉक विंड और प्रोटेक्ट, मतलब याद है ये खेत है आपका, इसके चारों तरफ क्या करो, शेल्टर बेल्ट लगाओ। शेल्टर बेल्ट मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधे उगाओ। क्यों? क्योंकि जब पानी आएगा, बारिश आएगी, हवा आएगी बहुत तेज, तो ये जो बड़े बड़े पेड़ है ना, ये आपके खेतों को हवा में उड़ने से बचा ले, रोक ले। ठीक है ना? तो अगला क्या, कंट्रोल ग्रेजिंग, जो घास चरा रहे हो ना वो ज्यादा मत चराओ, या फिर उनको काट काट के लाके दो ताकि जड़ें ना उखड़े, और आराम से खिलाओ। और प्रॉपर इरिगेशन दो, अच्छे से सिंचाई करो, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो। ठीक है ना? जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं फैक्ट्रियों में बनाए गए उनका ज्यादा इस्तेमाल मत करो। ठीक है ना? कहता है लगभग 123 मिलियन हेक्टेयर जमीन इंडिया में डिग्रेडेड हो चुकी है, और गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉइल कंजर्वेशन स्कीम्स, ये मदद कर रहे हैं जमीन को वापस लाने में। ये स्कीम्स प्रोग्राम्स याद कर लेना, काम आ सकती हैं। बाकी स्कूल और लोकल कम्युनिटी भी इस चीज में इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है ना? और लैंड इज लाइफ, इफ वी डिग्रेड इट वी डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉइल। ठीक है, सॉइल के ऊपर बात करते हैं। सॉइल जनरली क्या होती है, मिट्टी, मिट्टी कहते हैं इसको हिंदी में। तो सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब जो अर्थ का सरफेस होता है उसका सबसे टॉप मोस्ट लेयर, परत, सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको मिट्टी कहा जाता है। किससे बनी हुई होती है ये? मिनरल से बनी हुई होती है। ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि सड़े गले, मतलब जब प्लांट और एनिमल डिकम्पोज होते हैं, जैसे एक मान लो ये मिट्टी है, इस पे जो प्लांट है या एनिमल है, प्लांट का कोई वेस्ट दफन हो जाए या एनिमल का वेस्ट दफन हो जाए, और दफन होता 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 तो वो एक टाइम बाद मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, पानी के साथ साथ और एयर के साथ साथ। ठीक है? मतलब कोई भी जैसे जीव जंतु है, एकदम से नहीं हो रहा कि प्लांट, जैसे प्लांट की पत्तियां गिर जाती, कभी जंगलों में आप जाओ, जो घने जंगल होते हैं, घने जंगलों में आपको नीचे सरफेस नहीं, ऐसा पत्तियां पड़ी हुई चारों तरफ नजर आएंगी, मिट्टी भी ढंग से नहीं, ऐसा कुछ 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 चीजें नीचे पत्थर टाइप छोटे मोटे ऐसे पड़े हुए नजर आएंगे। आप जितना डीप देखोगे वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो एक्चुअल में यही हो रहा है कि जो भी हमारा मिट्टी है वो डिकम्पोजिशन से बन रही है, प्लांट और एनिमल के, उसके साथ साथ कुछ मिनरल हैं, और उसके साथ साथ पानी और हवा, उन सब से मिलके बनती है। सिंपल मतलब हम समझा समझना चाहें तो एक पतली सी लाइफ गिविंग लेयर है, परत है, जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, और खेती बाड़ी में, जंगलों में, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सॉइल करती क्या है, देखो सॉइल ना प्लांट को सपोर्ट करती है। कैसे? भाई प्लांट है, प्लांट की जड़ें, उनको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, पानी चाहिए या शेल्टर चाहिए, है ना? जो कुछ कुछ प्लांट डिकम्पोजर ऐसे होते हैं जो मिट्टी में ही ग्रो करते हैं, है ना? या पानी होल्ड करता है, मिट्टी के अंदर ही होल्ड करता है। तो एक तरीके से जो मिट्टी है ना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट देती है इन सब चीजों को। उसके बाद एग्रीकल्चर में बड़ा काम आता है, एक बहुत बड़ा सोर्स है खाने और रॉ मटेरियल का मिट्टी। मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो खेती नहीं हो सकती। भाई पानी को होल्ड भी करके रखती है, यही है ना, जिससे क्या होता है, बाढ़ नहीं आए। कभी कभी जंगलों में बारिश आती है तो बहुत ज्यादा जड़ें मजबूत होती हैं, वो पानी को अपने नीचे सोख कर लेती है, दबा लेती हैं, उसको बहने नहीं देती हैं। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर भी इससे बढ़ जाता है। ठीक है ना? उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो भी जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, उन सबको एक हैबिटेट मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाती है मिट्टी की वजह से। और जंगलों को, वेजिटेशन, ये सबको सपोर्ट करती है, पूरे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है। बाकी मिट्टी बनी कैसे, तो सॉइल जो है ना वो रॉक्स की वेदरिंग से बनी हुई है। ठीक है ना? हजारों साल पहले इसमें हुआ क्या, वेदरिंग मतलब क्या हुआ, जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो ब्रेक डाउन हुए, हवा के जरिए या पानी के जरिए या तापमान बदला, जैसे बड़े बड़े पहाड़ थे ना, ये ब्रेक डाउन हुए, टूटे। जब पहाड़ आप टूटते तो एकदम से आप ये नहीं देखोगे पूरा मिट्टी का चूरा बन जाएगा, टाइम लगता है, लेकिन ये ऐसे ही बने हैं। ठीक है ना? तो पहाड़ है या तो वो हवाओं से बह गए, ठीक है ना, पहाड़ छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट होके, या पानी के जरिए बारिश आई, या फिर तापमान बदला उससे। और दूसरा कैसे कैसे बनता है, प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से। एक जगह पे एक प्लांट एनिमल नीचे सड़ गया, सड़ गल के धीरे धीरे दफन होता गया और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गया। सॉइल की इससे पैदावार बहुत अच्छी होती है ना? इसीलिए क्या होता है कि जानवरों को या किसी को भी, इंसानों को दफन करना ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल मैटर, बाकी मिट्टी के अंदर मिनरल के भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, पानी भी पाया जाता है। ठीक है ना? ऑर्गेनिक मैटर, इन सब चीजों से मिल के ये मिट्टी बनती है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें थी कैसे बना।
बाकी इंडिया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं एंड यू शुड नो अबाउट दैट कि इंडिया में कितने टाइप्स का सॉइल पाया जाता है, तो इससे खेती कौन कौन सी कहां पर होगी। एलोवियल सॉइल, बचपन से सुनते आ रहे हो, उपजाऊ नॉर्थ हिस्सों में पाई जाती है जहां पर नदियां सदाबहार बहती रहती हैं। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, किसमें रिच पड़ेंगे, रेड सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, माउंटेन सॉइल होती है, और फिर सेलिन और एल्कलीन वाली सॉइल होती है। एक एक करके पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले आती है बेटा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जिसमें मिनरल्स भारी मात्रा में है और इसमें खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती है। ये पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, यूपी बिहार में भी पाई जाएगी। ब्लैक सॉइल आती है फिर काली मिट्टी, जिसमें आयरन ज्यादा पाया जाता है और ये कॉटन की खेती के लिए बेहतर है। आज के बाद जब भी ब्लैक सॉइल की बात करूं, आप छोड़ते याद रखना कॉटन की खेती के लिए बेस्ट। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। फिर आती है लाल मिट्टी, जिसके अंदर आयरन तो होता है और ये ग्राउंडनट जो होता है ना, ग्राउंडनट क्या कहते हैं उसे बताओगे? हाँ, वो वॉलनट होता है, मतलब जो सीड्स होते हैं ग्राउंडनट, बादाम, वो होगा क्या कहते हैं, कच्चा बादाम, जैसे क्या कहते हैं, पीनट जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल से वो हो गया शायद। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये ज्यादातर पाई जाती है लाल मिट्टी। फिर आती है लेटराइट सॉइल, इसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाता है और ये ह्यूमिड मतलब बारिश वाले इलाकों में पाई जाती होगी। तो बारिश वाला कह लो या समुद्री इलाका कह लो, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा। फिर आती है डेजर्ट सॉइल, अब आप समझ ही गए हो कहाँ पाई जाती होंगी। वो थोड़ी सी रेतीली मिट्टी नहीं होती, रेतीली मिट्टी रेत जैसी होती है, इनमें न्यूट्रिएंट कम पाया जाता है और ये सूखे इलाकों में मिलती है, राजस्थान, गुजरात। फिर माउंटेन वाली आ जाती है मिट्टियां, ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है, पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, मतलब ज्यादा उपजाऊ नहीं है खेती के लिए। बाकी हिमालय या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है, मेघालय, मिजोरम, इस तरह। फिर आती है सेलाइन या एल्कलीन वाली, जिसमें नमक का कंटेंट ज्यादा होता है, ऐसी मिट्टी जो अनस्यूटेबल है खेती के लिए, ज्यादा सूटेबल नहीं है ये। राजस्थान, गुजरात, पंजाब में ये पाई जाती है। सोइल इरोजन का मतलब समझते हो? सोइल इरोजन मतलब अब भाई जैसे लैंड था, लैंड का डिग्रेडेशन, ऐसे सोइल का भी डिग्रेडेशन। सोइल धीरे धीरे उखड़ जाती है, वो क्वालिटी ना रह पाना। मतलब जो टॉप सॉइल होती है ना, सबसे ऊपर की परत होती है, उसको हवा, पानी या हमारे इंसानी कारणों की वजह से उसकी क्वालिटी खत्म हो जाना या लॉस हो जाना उसका, ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। क्यों भाई? आप पेड़ काटोगे, पेड़ अपने आसपास जड़ों में मिट्टियों को होल्ड करके रखता है, अब पेड़ तो गया, मिट्टी कहाँ रहेगी? नहीं है मिट्टी। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों को घास खाने के लिए छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जड़ों को उखाड़ देते हैं, जड़ें उखड़ी, मिट्टी बाहर। अब हुआ क्या, जो आसपास का इलाका है उसमें बार बार थोड़ी ना आप एक जड़ों को पैदा होने के लिए टाइम लगाओगे, फिर कोई जानवर आएगा फिर उखाड़ देगा, जड़ें कमजोर हो जाती है, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं रह पाती, ठीक है ना, तो एनिमल्स उसे खा जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट ओवर ग्रेजिंग समझ में आ गया? ये रीजंस है, आप इसको बार बार पढ़ रहे हो, ध्यान से देखो तो लिख सकते हो बढ़िया से। ओवर इरिगेशन मतलब पंजाब हरियाणा में होता था, पानी को ज्यादातर सिंचाई के लिए छोड़ देते थे, खेतों में पानी पानी भरा पड़ा है, क्या होगा, वाटर, मिट्टी में क्या जुड़ जाता था, नमक, है ना, याद है, सैलिनिटी, खट्टा हो जा, मतलब खट्टा कह रहा हूँ सॉरी, समझ रहे हो, मतलब नमक पानी हो जाता था। फिर माइनिंग करते, तो माइनिंग की वजह से जमीन उखाड़नी पड़ती है, तो सॉइल को फिर क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। आओ बचाते हैं, क्या करेंगे, अफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। टेरेस फार्मिंग, कॉन्टोर प्लगिंग, ये हमने ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ा। फिर गली प्लगिंग, गली प्लगिंग मतलब ब्लॉक करना गलीज को, ताकि सॉइल, जैसे ना होता है कि मतलब मिट्टियां बना रखी है तो थोड़ा ऐसे पत्थर वत्थर से रोक देते हैं, जिससे पानी वानी उसको बहा के न ले जाए, समझ रहे हो, इसे गली प्लगिंग कहा जाता है। समझ पा रहे हो, ऐसा छोटा सा जगह है जाने की, यहाँ पानी बहा के ले जाता है, तो पत्थर वत्थर लगा के रोक दो ताकि पानी आए वहीं स्टोर हो जाए, बहा के ना ले जाए तेज बहाव में। या वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को हार्वेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा, इससे सॉइल इरोजन रुकता है और ऊपर से ग्राउंड वाटर भी बढ़ता है आपका, है ना, आपको ज्यादातर भरमा नीचे उखड़वाना नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो, कहता है अगर आप सॉइल की फर्टिलिटी को बचना चाहते हो, तो डिग्रेडेशन करना चाहते हो, तो
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत करो, ठीक है। बाकी सॉइल कंजर्वेशन का एक्ट भी ला रखा है इंडिया में, ध्यान रखना। सॉइल हेल्थ एक बहुत मेजर पार्ट है इंडिया का नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनएमएसए नाम याद रखना। बाकी क्रॉप रोटेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही खेत पे अलग अलग तरीके की खेती करना है एक से ज्यादा साल में, या एक साइड पे एक अलग खेती करना है, एक अलग खेती करना है, ये 8th क्लास में ही पढ़ते थे हम ज्योग्राफी में, वो चीजें करना, ठीक है। अब जो टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था उसी पे थोड़ा डीप जाना है। मोस्टली ऐसा समझ सकते हो कि चैप्टर खत्म हो गया। आप देखोगे सबसे पहली सॉइल कौन सी है, सबसे पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल, जो अच्छी मात्रा में खेती बाड़ी के लिए बढ़िया है ना, फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। हल्की मिट्टी होती है, आसान होता है काम करना। ज्यादातर इसमें क्या पाया जाता है याद रख सकते हो, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये याद रखना, बट ये याद रखना किस इलाकों में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी याद रख रहे हो तो शुरू से इंप्रूव रखो अपने आप को। और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है गेहूं, चावल, गन्ना, कॉटन की खेती के लिए। बाकी ये नदियां, ये मिट्टियां बनी पता है कैसे है, पहाड़ थे, पहाड़ों में नदियां बह बह कर आई हैं और अपने साथ जैसे ही बहाव तेज करती है तो मिट्टियां अपने साथ लेकर आती है। गंगा नदी में नहाए, आप में से कोई नहाया है? हरिद्वार में नहाए हो? हरिद्वार में नहाए हो ना सब लोग हैं? तो पैरों में आती है मिट्टी की नहीं आती है? कभी आप नहाए होगे, झीलों पे उतरे होगे उसके हरिद्वार के, तो पैरों में मिट्टी आई होंगी। नहीं तो कहीं गंगा जी के घाट के पास चले जाओ, आपको पैरों में मिट्टी महसूस हुई होगी। तो वो एलुवियल सॉइल है। और सोचो वो कितने टाइम से पानी में बहकर आई है, तो कितना न्यूट्रिएंट होगा उसके अंदर, है। तो नदी की बहाव से बनती है बेटा ये, है ना। और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के पास पाया जाता है ना। मतलब सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच का जितना भी एरिया, वो सारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सब। फिर आती है ब्लैक सॉइल, जिसे रेगर सॉइल कहा जाता है, रेगुर सॉइल, ठीक है। मतलब ये थोड़ी सी क्ले क्ले होता है, मतलब थोड़ा सा चिकनाहट, चिकनी मिट्टी टाइप नहीं होती, वैसे में रिच होता है। आयरन, लाइम, मैग्नीशियम पाया जाता है इसके अंदर। और इस मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो इसलिए थोड़ी सी ना ये स्टिकी स्टिकी मिट्टी होती है, ऐसे स्टिकी चिपचिपी सी। और जब क्या कहते हैं गीली होती है तो स्टिकी होती है, और जब सूखती है तो क्रैक से बन जाते हैं इन मिट्टियों में, ठीक है। बाकी ये कॉटन की खेती के लिए और ग्राउंड नट और सोयाबीन, इन सब की खेती के लिए बढ़िया है। बाकी बनी कैसे, वोल्केनो जब था ना उसकी वजह से बनी थी, लावा की वजह से, ठीक है। और लोकेशन कहाँ है इंडिया में, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, ठीक है। रेड सॉइल पे आते हैं। आयरन में रिच है और रेडिश कलर है, क्यों, ऑक्सीडेशन की वजह से। और ये स्लाइटली एसिडिक है और न्यूट्रिएंट इसमें कम होता है, लेकिन हाँ प्रॉपर फर्टिलाइजेशन खेती बाड़ी हो सकती है। और ग्राउंडनट, पोटैटो और मेज और कॉटन की खेती के लिए बढ़िया है। बाकी बनती कैसे है ये, वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट और ग्नीस रॉक्स की वजह से। ग्रेनाइट की वजह से, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, और ग्नीस रॉक, उनकी वजह से ये बनी है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन जगहों पे पाई जाती है। अब देखो कुछ कुछ ऐसे जो आप सेम सेम जगह पढ़ोगे, हैं, ये चीजें आपने थोड़ी थोड़ी ब्लैक सॉइल में देखी, बट ये कुछ जगह बड़ा बड़ा राज्य है, थोड़ी जगह ये मिट्टी, थोड़ी जगह वो मिट्टी पाई जा सकती है। फिर आती है लैटराइट सॉइल। आयरन, एल्यूमिनियम में रिच है, लेकिन प्लांट के न्यूट्रिएंट में कमजोर है, तो इसीलिए यहाँ पर कॉफी, टी, रबर, इनकी खेती होती है। और फर्टिलिटी इनकी कम रहती है, क्योंकि हैवी रेन्स होती हैं तो वो न्यूट्रिएंट खींच जाती है अपने साथ, बारिश है इनको, ठीक है ना। बाकी ये कैसे बना, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से, ज्यादा बारिश और टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ ना, वेदरिंग हुआ रॉक्स का। रॉक का वेदर मतलब पहाड़ टूटे और मिट्टी बनी, ठीक है ना। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, पश्चिमी घाट, इन जगह पाई जाती है। फिर आती है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल थोड़ी सी सैंडी और ड्राई होती है, पानी का रिटेंशन ज्यादा नहीं है, कम है इसके अंदर। और थोड़ा सा सेलाइन और अल्कलीन है नेचर में, थोड़ी सी नमकीन टाइप है। एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, हाँ प्रॉपर इरिगेशन अच्छे से दोगे और अच्छे से ट्रीटमेंट करोगे तब खेती हो सकती है। बाकी कैक्टस और डेट और पाम्स ये सब उग जाते हैं, और कुछ प्रॉपर, ये भी जब जब प्रॉपर इरिगेशन हो। बाकी ये बनी कैसे है, जो जो एरिड ड्राई रीजन है ना, वहां पे कम बारिश होती है, उस जगह पे ऐसे अपने आप ही बन गई, ठीक है ना। क्योंकि रेतीली मिट्टी है ना, वो कुछ था नहीं, जमी नहीं कभी, इसलिए रेत की तरह उड़ जाती है, ठीक है ना। थार डेजर्ट राजस्थान में पाई जाती है, और हरियाणा और गुजरात में भी कुछ कुछ हिस्सों में हल्का सा रेगिस्तान नजर आता है, वहां भी पाई जाती है,
ठीक है। फिर आती है माउंटेन सॉइल, माउंटेन पहाड़ वाली, कहता है कम ये फर्टाइल है और ये इरोजन होता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, लैंडस्लाइड्स कितना ज्यादा होता है पहाड़ी इलाकों में, तो वहां मिट्टियां ज्यादा टाइम तक रुकती नहीं है, इरोजन्स हो जाते हैं वहां पे। बाकी क्या कहते हैं, कहता है भाई रिच है ऑर्गेनिक मैटर में, जो भी रिमेन्स प्लांट और एनिमल के डिकेड हुए ना, सड़े गले, उनसे ये मिट्टियां बनती है। ठीक है। बाकी ये सूटेबल है बार्ले, पोटैटो और व्हीट, इन सब के हाइयर एल्टीट्यूड्स पे इनकी खेतियां हो जाती है, बहुत से लोग करते हैं। बाकी ये पहाड़ी माउंटेनियस रीजन में बना है, ठंडे और गीले क्लाइमेट की वजह से। और हिमालय का रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, या वेस्टर्न पश्चिमी घाट में भी कुछ कुछ जगह पे है। फिर लास्ट आती है बेटा सेलाइन और एल्कलीन, जहां पर सॉल्ट और एल्कलीन हो, जिससे अनसूटेबल होती है खेती के लिए। यूजुअली ये ऐसे एरिया में जहाँ ड्रेनेज पानी अच्छा खासा नहीं होता वहां पे मिलते हैं, और इरिगेशन और फर्टिलाइजर से आप खेती बाड़ी कर सकते हो। बाकी ये पुअर ड्रेनेज की वजह से और इवेपोरेशन ज्यादा था ना, तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी में नमक ज्यादातर रह गया, इसीलिए ये ऐसी रह गई है मिट्टियां। ठीक है ना। बाकी इंडिया में लोकेशन थोड़ा सा गुजरात और राजस्थान और हरियाणा दिख रहा होगा। ठीक है ना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल इरोजन। सर्टेन सॉइल जैसे कि माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ये ज्यादातर इरोड होती जा रही है अगर इनको ढंग से हैंडल नहीं करोगे। और सॉइल फर्टिलिटी में बात करोगे तो एलुवियल ब्लैक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी खेती बाड़ी के लिए। बाकी इनको भी ओवर यूज हो रहा है, इनको भी ढंग से मैनेज करो। सॉइल को बचाओ टेरेस फार्मिंग करके, अफॉरेस्टेशन, वाटर मैनेजमेंट ढंग से करके आप इसको बचा सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आई थिंक द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है ना। और जो कि छोटू सा ही टॉपिक है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कुछ नहीं है, जो टॉप सॉइल, टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, वो रिमूव हो जाए, या तो पानी, हवा, है ना, या इंसानी कारणों की वजह से, है ना, वॉश अवे हो जाना टॉप लेयर। ठीक है। कारण क्या है, प्रकृति, पानी की वजह से हो जाए, हवा की वजह से हो जाए, भूकंप आ जाए, वोल्केनो आ जाए, या वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, या ह्यूमन कारण क्या है, हम पेड़ हटा देते हैं, या जानवरों की ओवर ग्रेजिंग कराते हैं, या ढंग से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, तो मिट्टी हम खत्म कर रहे हैं, खुद ही उखाड़ते जा रहे हैं। इसका प्रभाव क्या है भाई, फर्टाइल सॉइल कम है, खेती बाड़ी करने के लिए सॉइल कम बची हुई है, और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है ना। और सेडिमेंटेशन हो रहा है, मतलब नदी और तालाबों में पानी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। डेजर्टिफिकेशन, सूखे इलाके होते जा रहे हैं, सब डेजर्ट बनता जा रहा है, और बाढ़ आ रही है तो वो सारे क्या कहते हैं, वाटर को उखाड़ के ले जाते हैं, है ना। बाकी इसको कैसे बचाएं, जंगल, पेड़ लगाओ, है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, है ना, ताकि जड़ें उन मिट्टियों को होल्ड करके रखे अपने आसपास। कॉन्टोर प्लगिंग करो, जहाँ पे बड़े बड़े ढाल है ना, वहां पर कॉन्टोर प्लगिंग करो, जिससे पानी जो है ना वो मिट्टियों को उखाड़ के ना ले जाए, होल्ड करके रखे। टेरेस फार्मिंग सेम वही, स्टीप ज्यादातर जहाँ पे है ना, तो वहां पे मिट्टी बचा सके। गली प्लगिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जगह है, पानी आता है, बारिश का है, कुछ भी उखाड़ के ले जाता है, तो डैम छोटा छोटा सा पत्थर बांध के रोक दो, है ना। शेल्टर बेल्ट लगा लो, वो देखो सेम लैंड डिग्रेडेशन के भी यही थे, सॉइल के भी यही है। जैसे बड़े बड़े खेत है, खेत के आसपास बड़े बड़े पेड़ लगाओ, जो हवा आए तो उन्हें रोके, ताकि आपके खेत ना उड़ जाए। ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाओ, है। क्रॉप रोटेशन करो, इंटर क्रॉपिंग करो, मतलब एक ही खेत है, उस खेत में एक ही साल के अंदर दो दो तरीके की खेती करो, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, या ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ हो। या एक से ज्यादा दो तरीके की खेती करो, जो दूसरे कुछ कुछ खेती ऐसी होती है जो मिट्टी को और उपजाऊ बना जाती है। ठीक है ना। मल्चिंग करो, मल्चिंग मतलब स्प्रेड करो ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे क्रॉप रेजिड्यू ओवर द सॉइल सरफेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम विंड एंड वाटर इरोजन, उससे बचा सकते हो आप, है ना। उसके बाद कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, मतलब वही है, काट काट के घास फूस दो, और फिर अपने जानवरों को बोलो कि ले अब चर। ठीक है ना। तो ये सारे, बाकी सॉइल कंजर्वेशन के कुछ प्रोग्राम्स है जो इंडिया में लाए गए हैं। इंडिया ने प्रोग्राम लाया है, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिससे सॉइल इरोजन को खत्म, मतलब सॉइल इरोजन को है उसको बेहतर किया जा सकता है, उसको धीरे धीरे सॉइल इरोड कम हो। ठीक है ना। बाकी टेरेस फार्मिंग स्पेशली एक इम्पोर्टेंट है पहाड़ी इलाकों में, हिमालयस और पश्चिमी घाट में, जिससे खेती वहां भी पॉसिबल हो, और बारिश की वजह से पानी बहे भी ना। ठीक है ना। बाकी इसके बाद लास्ट टॉपिक दैट इज नो टिल फार्मिंग, जीरो टिलेज एंड मॉडर्न टेक्निक वेयर सॉइल इज नॉट प्लग्ड बिफोर प्लांटिंग, which helps reducing soil erosion and keeps the soil structure intact। मतलब मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करो। याद है आप पहले प्लगिंग करते थे, मतलब मिट्टियों को उखाड़ते थे,
वो ना करो, है ना, प्लांटिंग करने से पहले, जिससे, क्योंकि उससे भी सॉइल इरोजन होता है। तो कुछ ऐसी टेक्निक लाओ जिससे वो ढांचा बना ही रहे मिट्टी का, लेकिन मिट्टी में हवा भी जाए, जिससे खेती करने से पहले लोग करते थे ना वो काम, तो वो। और बेटा हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना।